हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम गाइस टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। राइट नाउ हिस्ट्री में मैं बहुत बार बोलती हूँ कि डेट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सच है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। राइट अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि पिछले 2-3 सालों से डेट्स पूछने की जगह आपको इवेंट्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि पहले क्या हुआ था, फिर उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखो। राइट तो आपको ज्यादा जरूरी है जानना कि इवेंट्स कब हुए थे, किसके बाद क्या हुआ था। लेकिन डज दैट मीन डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं गाइस, डेट खजूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह आयरन देता है। नहीं, डेट फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं आपका बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे हद हो गई मैम, हम पैदा हुए तो उस दिन, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे ही हिस्ट्री में कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है एज रेफरेंस पॉइंट। अगर हमें पता ही नहीं किस डेट पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो हम बाकी हिस्टोरिकल इवेंट्स को उसके मतलब एक होता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, उसके चारों तरफ हम लोग लगा नहीं सकते, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपका पहला बर्थडे केक कब आया, बर्थडे के बाद आया। राइट तो एक रेफरेंस पॉइंट देता है आपको डेट। तो कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती है जो आपको याद रखनी है, और कुछ इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और डेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 3 चैप्टर्स लेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, और नाजिज्म इन जर्मनी एंड राइज ऑफ हिटलर। ये तीनों चैप्टर्स लेंगे और हम इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स करेंगे। अगर आपको डेट्स एग्जैक्ट डेट नहीं याद होती, जनरल आइडिया होना चाहिए कि पहले क्या आया था, दूसरा क्या आया था, आप उस हिसाब से पढ़ो। बाकी हम लोग जब आज का सेशन करेंगे तो मैं मार्क भी कर दूंगी कि कौन सी डेट आपको याद करनी है। ठीक है, तो बाय द वे इसके थ्रू आप पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हो। तो आई होप आपको आज के सेशन में मजा आए। अच्छा लगेगा अगर ऐसा सेशन, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइज, लाइक का थम्स अप बटन वहीं पर है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु क्लास 9 चैनल। ये चैनल हमने आपके लिए ही बनाया है, क्लास 9 वालों के लिए ही बनाया है, जिससे क्लास 9 कहीं क्लास 10 से पीछे ना रह जाए। एंड ऑल्सो क्योंकि क्लास 9 इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, है ना। आपके स्कूल लाइफ में जो आप क्लास 9 में पढ़ते हो वो क्लास 11 में भी पढ़ते हो, तो क्लास 9 को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है, इसलिए हमने एक अलग चैनल खोला है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो लेट अस क्विकली बिगिन विद द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। कहानी शुरू होती है 1774 में। जो मैं मार्क करूंगी वो इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो कहानी शुरू होती है 1774 में, जब लुई 16 जो है वो फ्रांस के राजा बनते हैं और मैरी एंटोइनेट जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है उनसे शादी करते हैं। राजा तो वो बन गए, पर फ्रांस की गद्दी उनसे संभाली नहीं जाती, क्योंकि वो गरीब राजा होते हैं जिसके ट्रेजरी जो है बिल्कुल खाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो अपने पैलेस को, अपने पार्टियों में काफी खर्चा करते हैं। उसके अलावा अमेरिका में ब्रिटिशर से लड़ने में, अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए उन्होंने काफी पैसा खर्च कर लिया होता है। ठीक है, ऐसा पता है आपको कहानी। तो 1774 में वो राजा बनते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि बिल्कुल ही ठेंगा है, कोई बिल्कुल पैसा नहीं है मेरे पास, ठन ठन गोपाल है हम। तो ऑब्वियसली उनको रियलाइज होता है कि मुझे टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्सेस एक तरीका है, सरकार आज भी सरकार टैक्सेस के थ्रू ही पैसा कमाती है। अब उस टाइम पे फ्रांस में मन मर्जिया राजा अपना टैक्स नहीं बढ़ा सकता था राज्य का। क्यों? क्योंकि एक रूल था कि आपको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी टैक्सेस बढ़ाने के लिए। एस्टेट जनरल में फ्रांस के तीनों एस्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो आम आदमी है, तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। 300 फ्रॉम द फर्स्ट एस्टेट, 300 फ्रॉम द सेकंड एस्टेट और 600 फ्रॉम द थर्ड एस्टेट आते थे, और प्रपोजल रखा जाता था टू इंक्रीज टैक्स। हर एक एस्टेट को एक वोट मिलता था। अच्छा, फ्रेंच सोसाइटी इस तरीके से डिवाइडेड थी कि थर्ड एस्टेट ही टैक्स दिया करती थी टू द सेकंड एंड फर्स्ट एस्टेट। ठीक है, तो ये जो है 5 मई 1789, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद होती तो याद रखना, मई को 1789 मई में लुई 16 ने असेंबली बुलाई ऑफ द एस्टेट जनरल और उन्होंने प्रपोजल रखा टू पास न्यू टैक्सेस।
अब आप खुद बताओ कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो ऑफ कोर्स प्रपोजल पास कर देगा, उन्हें थोड़ी ना देना है टैक्स। थर्ड एस्टेट कहेगा नहीं हमें टैक्स नहीं देना, बट थर्ड एस्टेट के पास बस एक वोट है, तो एक वोट से कोई फायदा नहीं है। तो इस बार थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला कि इंस्टेड ऑफ वन एस्टेट वन वोट होना चाहिए वन पर्सन वन वोट। हाउएवर राजा साहब ने उनकी बात नहीं मानी, सो गुस्से में उन्होंने जो है वॉकआउट कर दिया। अब कहानी मई की थी, अब जून पे आ गई, एग्जैक्ट डेट नहीं याद, बस याद रखो जून पे आ गए। जून में जो सारे थर्ड एस्टेट के लोग थे ये टेनिस कोर्ट में मिले और उन्होंने एक कसम खाई कि हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले जहां राजा की पावर को लिमिट कर पाए हम। तो द किंग्स पावर वाज लिमिटेड, राजा की पावर को लिमिट की गई और नेशनल असेंबली बनाई गई, नई सरकार बनाई गई नेशनल असेंबली की। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में राजा की पावर को लिमिट किया गया और डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी फ्रांस। जब ये सब हो रहा था तो फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस भी चल रहा था। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब लोगों के पास पैसा नहीं था, ना खाने का, ना पीने का, ना घर का, ना माँ थी बट ये सब कुछ भी नहीं था, राइट। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था, तो जो औरतें थी वो काफी परेशान हो रही थी, ब्रेड शॉप्स में राइट्स हो रहे थे। इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन 14 जुलाई तक आते आते लोग जो है सड़क पे आ गए थे और राजा के पैलेस के सामने आ गए थे। बास्टाइल फोर्ट जो प्रिजन था, बास्टाइल प्रिजन, उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। राजा ने अपने ट्रूप्स बुलाए और आम आदमी को बोला कि भाई इन पे गोली चलाओ, मतलब राजा ने अपनी मिलिट्री को बोला कि इन पे गोली चलाओ। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, राइट। फाइनली 4 अगस्त, देखो इतने ज्यादा जब लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो राजा ने कहा भाई ठीक है कर दो, घंटी लगा दो तुम मेरी गर्दन पे और मेरी पावर को लिमिट कर दो। फाइनली जो है 4 अगस्त में आते आते नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास की टू एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, टैक्सेस देने का, काम करने का, बंधुआ मजदूरी का, वो सब हटा दिया गया। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। चर्च का जो लैंड था उसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया, चर्च से ले ली गई, राइट। चलो अब 5 अक्टूबर आते आते नेशनल असेंबली में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया। अच्छा, इस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबको जो है पावर नहीं देती थी, सबके पास राइट टू वोट नहीं था, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास राइट टू वोट था, दैट इज मेन हु हैड प्रॉपर्टी। पर वुमेन एंड पुअर पीपल, इन लोगों को राइट टू वोट से हटाया गया था, पैसिव सिटीजन्स के कैटेगरी में रखा था। इसीलिए एक फेमिनिस्ट थी ओलंपी डी गाउजेस, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स, जिसमें उन्होंने बात की कि पॉलिटिकल एरिना में औरतें क्यों पीछे रहे, औरतों को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई यहां तक कहानी, राइट। तो अगर आपको डेट्स नहीं याद, आप ऐसे याद कर सकते हो कि कहानी शुरू होती है मई से, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, राइट। चलो अब क्या हुआ कि जब ये सब हो रहा था तो राजा, फ्रांस के राजा लुई 16 चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने ससुराल फोन लगाया ऑस्ट्रिया और अपने दोस्त प्रशिया के राजा को फोन लगाया और बोला कि भाई ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, लोक क्रांति तुम्हारे देश में भी कर सकते हैं, तो मेरी मदद करो इस घंटी को मेरे गर्दन से हटाने में। तो जब नेशनल असेंबली को इस बारे में पता चला तो 1792 में नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। देखो जब वॉर होती है तो देश के जो एबल बॉडीड लोग होते हैं वो बिजी हो जाते हैं वॉर एफर्ट में। तो कंट्री में काफी कम लोग रह गए थे और जो लोग रहे थे ना वो इस बारे में ही बात कर रहे थे कि क्यों ऐसा है कि पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ अमीर आदमियों को मिले हैं, हम लोग भी तो है। लेस प्रॉस्पेरस जो ग्रुप्स है वो अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने लगे और डिमांड करने लगे फॉर पॉलिटिकल राइट्स। वन सच पॉलिटिकल ग्रुप्स वाज द जैकोबिन्स, जिसमें लेस प्रॉस्पेरस लोग थे, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, मिडिल क्लास हो गई एक तरीके से, राइट, जो कमाती नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो चाहते थे कि उनको भी राइट टू वोट मिले, तो उन्होंने जो लुई 16 और मैरी एंटोनेट है, राजा और रानी को बंदी बना लिया काफ़ी घंटों तक। उसके वजह से जो सरकार थी फ्रांस की, उन्होंने मान ली उनकी बात और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और इन सितंबर 1792 तक आते आते फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। 1793 में राजा और रानी को गिलिटिन कर दिया गया, उनका गर्दन और गला मिक्स हो गया, काट दिया गया।
ठीक है। अब 1793 से 1794 के जो पीरियड को हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर, जहां पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट नहीं, उन्होंने जो है फ्रांस की गद्दी संभाली, ही बिकेम द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब, राइट। तो वो जो है उन्होंने फ्रांस को रूल करना शुरू किया एंड इस सरकार को कन्वेंशन बोला जाता था, ठीक है। अब आपको पता है कि रेन ऑफ टेरर में जो भी अगेंस्ट खड़ा होता था रॉबेस्पियर के, उनका गर्दन काट दिया जाता था। रॉबेस्पियर ने बहुत हार्श मेजर्स निकाले थे फॉर इक्वालिटी इन फ्रांस, लोगों को वो अच्छे नहीं लगे एंड फाइनली रॉबेस्पियर को ही अरेस्ट किया गया फॉर ट्रीजन, देशद्रोही, और उनको गिलोटिन किया गया, ठीक है। वो अपनी कहानी है। फिर जुलाई 1794, अब आपको इतना नहीं, बस इतना याद रखो, 1793 1794 रेन ऑफ टेरर, 1794 तक आते आते रॉबेस्पियर को गिलोटिन किया गया और फ्रांस में एस्टैब्लिश की गई डायरेक्टरी सरकार, जहां पर 2 लेजिस्लेटिव असेंबली थी, एक एग्जीक्यूटिव था जिसमें 5 मेंबर्स थे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि रियलाइज किया गया कि जब एक आदमी के हाथ में पावर होती है जैसे रॉबेस्पियर के हाथ में, तो हमेशा पावर जो है वो मिसयूज किया जाता है, करप्शन होता है ना। इसीलिए डिसाइड किया गया कि 5 लोग मिलकर डिसीजंस लेंगे, क्योंकि ये आइडिया था कि ये 5 लोग साथ में डिसीजन लेंगे तो अच्छे डिसीजंस निकल के आएंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपस में ही वो 5 लोग लड़ते रहते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली से लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से फ्रांस में इंस्टेबिलिटी आ गई, है ना। अब जब भी इंस्टेबिलिटी होती है तो ये एक फर्टाइल ग्राउंड होता है फॉर द राइज ऑफ अ डिक्टेटर, अ स्ट्रॉन्ग लीडर। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब हमारा देश थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा, तब इंदिरा गांधी उठ के आई एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, है ना। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रॉन्ग लीडर उठ के आया वो नेपोलियन बोनापार्टे था, जिन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर बनाया। हाउएवर 1815 तक आते आते नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर दिया गया। सो 1804 नेपोलियन बोनापार्टे, 1815 ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू, ठीक है। अब 2 और डेट्स है जो आपको याद रखनी है। पहला 1848, ट्रायंगुलर स्लेव वाज एंडेड एंड एबॉलिश्ड, ठीक है। और एक और डेट 1946, वुमेन इन फ्रांस वर गिवन द राइट टू वोट। 1946 तक आते आते फाइनली वुमेन फ्रांस के, उनको हक मिला वोट करने का। और 1848 ट्रायंगुलर स्लेव जो था बिटवीन अफ्रीका, फ्रांस, बॉर्डियू, नांतेस, ये वाले जो एरियाज हैं, एंड यूएसए, जो ट्रायंगुलर स्लेव था वो एबॉलिश किया गया, ठीक है। सो दैट इज ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स ऑफ द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको याद रखना है 1774, फिर उसके बाद 1789 इज एन इंपॉर्टेंट ईयर। तो मई में जो है स्टेट असेंबली की मीटिंग बुलाई गई, जून तक आते आते टेनिस कोर्ट ओथ हुआ, जुलाई में जो है बास्टाइल फोर्ट हुआ एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने डिक्री पास की, अक्टूबर आते आते नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन इंपॉर्टेंट है 1792 में फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक, 1793 से 1794 रेन ऑफ टेरर होता है। फिर उसके बाद आती है द डायरेक्टरी वाली सरकार। उसके बाद 1804 से 1815 नेपोलियन का रूल चलता है। 1848 ट्रायंगुलर स्लेव जो है बैन हो जाती है। 1946 वुमेन इन फ्रांस वर गिवन द राइट टू वोट, ठीक है। समझ आया? मजा आया? जल्दी से यो बोल दो चैट बॉक्स में अगर आपको अभी मजा आया, ठीक है। वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। एंड लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इसमें बहुत सारी डेट्स नहीं है, 2 ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है बट कम डेट्स हैं इस चैप्टर में। कहानी शुरू करते हैं। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है डेट, बट अर्ली 19th सेंचुरी में इस तरीके से याद कर लो कि मिड 19th एंड ऑफ 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुआ करती थी सोशलिज्म पे रशिया में। एक नई विचारधारा आई रशिया में, लिबरल्स, रैडिकल्स, कॉन्जर्वेटिव्स तो पहले से ही थे। सोशलिज्म नाम की एक नई विचारधारा आई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, जो बात करते थे कोऑपरेटिव्स के बारे में, जो बात करते थे कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है एक पूंजीवादी समाज है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जहाँ पर जो प्रॉफिट है, जो एक्चुअल पैसा है वो कैपिटलिस्ट कमाता है, इंडस्ट्रियल ओनर कमाता है और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके कमाता है, वर्कर्स का शोषण करके कमाता है। ये सब नई विचारधारा जो है रशिया में आ रही थी।
1898 एक नई पार्टी बनी जो वर्कर्स के हित के लिए काम करती थी, दैट इज द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ईयर है। ये जो पार्टी है दो हिस्सों में बाद में डिवाइड हो गई थी, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स वो था जो लेनिन उनका लीडर था और बात करते थे कि सिर्फ कुछ लोगों को पार्टी का मेंबर बनना चाहिए। मेंशेविक्स वो थे जो जूलियस के अंडर थे, क्या नाम है फुल जूलियस, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, राइट। वो बात करते थे कि कैसे पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, है ना, एवरीवन शुड बी एबल टू जॉइन द पार्टी। 1900 में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी विलेज साइड में बनी, कंट्री साइड में, गांव में, जो बात करते थे कि वर्कर्स नहीं बल्कि जो पेजेंट्स हैं वो ट्रूली सोशलिस्ट है, क्योंकि वो लोग अपना लैंड को पूल करके जो प्रोड्यूस है वो आपस में बांट लेते हैं, है ना, तो वो ट्रूली सोशलिस्ट है। तो दो ऐसे पार्टी बनी। अब हम आते हैं सीधा 1905 में, इंपॉर्टेंट डेट है ना, जनवरी 1905। तो 1905 आते आते रशिया में जो है काफ़ी ठंड पड़ गई थी, काफ़ी बैड हार्वेस्ट था, फैमिन था, शॉर्टेज ऑफ फूड था। इंडस्ट्रियल क्लास जो वर्कर्स थे उनको बहुत गंदी तरह ट्रीट किया जाता था, बहुत घंटे उन्हें काम करने पड़ते थे और बहुत कम उन्हें पैसा मिलता था। तो इस टाइम पे 4 वर्कर्स जो है, पुटिलोव आयरन वर्क्स कंपनी फैक्ट्री थी, उसमें 4 वर्कर्स को डिसमिस किया गया। अब वर्कर्स की यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कहा कि 4 वर्कर्स को डिसमिस क्यों किया गया, तो उन्होंने जो है स्ट्राइक जो है फैक्ट्री में बोला कि हम काम नहीं करेंगे, और ऑलमोस्ट 1 लाख जो वर्कर्स है फादर गेपिन की लीडरशिप के अंदर वो राजा से बात करने निकल चले। अब राजा चाय पी रहे थे अपने पैलेस में, उन्होंने कहा भाई मुझे चाय पीनी है, मुझे नहीं बात करनी वर्कर्स से। उन्होंने अपनी मिलिट्री को बोला कि इन पे जो है फायर कर दो, निहत्थे लोगों पे। तो इतने सारे लोग इसमें मरे कि दिस इज कॉल्ड द ब्लडी संडे या 1905 रेवोल्यूशन। इसमें वर्कर्स की कुछ डिमांड्स थी कि हमारे पैसे बढ़ाओ, वर्किंग कंडीशंस बेटर करो, बट उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई और जो है एक इसको ब्लडी संडे इंसिडेंट बोलते हैं। अब क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ तो ये रेवोल्यूशन, क्रांति कैसे बना, क्योंकि वर्कर्स के अलावा इस मूवमेंट में और लोग भी घुस गए, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो बात करने लग गए कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए रशिया में भी जहाँ पर जो जार है उसकी पावर को लिमिट की जाए। फाइनली जो है जार इस सारे डिमांड्स को मान देता है और ड्यूमा या पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करता है, लेकिन जो थर्ड ड्यूमा एस्टैब्लिश करता है उसमें सिर्फ उसके लोग भरे रहते हैं, कॉन्जर्वेटिव्स भरे रहते हैं। कहानी आपको पता है, बस इंपॉर्टेंट डेट्स वाला सेशन है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही। अब हम आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, अब हम आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले पीरियड में जो होता है बिटवीन द ईयर 1914 टू 1918, है ना। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 पावर्स लड़ते हैं, सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स। इसमें एलाइड पावर्स की जीत होती है एंड रशिया भी इसका पार्ट होता है, बट फिर भी रशिया काफ़ी ज़्यादा लॉस सहता है इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न फ्रंट पे वॉर लड़ रहा होता है। वेस्टर्न फ्रंट में बॉर्डर्स बहुत लंबे होते हैं, वो इतना स्ट्रांगली लड़ नहीं पाता एज कम्पेयर टू ब्रिटेन और फ्रांस। उसके काफ़ी ज़्यादा एबल बॉडीड लोग इसमें मर जाते हैं, जिसकी वजह से लेबर की कमी हो जाती है, फैक्ट्रियाँ जो है बंद होने लगती है। 1916 तक आते आते रेलवे पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है इन रशिया, खाने की कमी होने लगती है। तो रशिया की 1916 तक आते आते सिचुएशन काफ़ी बुरी हो जाती है। Now we come to the next important revolution, that is the February Revolution. February Revolution होता है 1917 में, ठीक है। कहानी शुरू होती है फरवरी में, क्योंकि फरवरी रेवोल्यूशन है। ईयर याद रखना है 1917। 22 फरवरी को फैक्ट्री में लॉकडाउन हो जाता है और वर्कर्स कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमें खाना चाहिए, है ना। औरतें बहुत परेशान होती है, ये औरतें लीड करती है ये पूरा मूवमेंट, क्योंकि ना उनके पास बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसा होता है और ना ही खाना होता है पूरे इकोनॉमी में। तो वो जो है इस पूरे मूवमेंट को लीड करती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट भी किया जाता है, राइट। फिर 24-25 फरवरी कर्फ्यू लगता है, वर्कर्स वापस से सड़क पे आ जाते हैं। 25 फरवरी पर ड्यूमा सस्पेंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज है वो गुस्से में सड़क पे वो लोग भी आ जाते हैं। 28 फरवरी को जब लोग जो है राजा से बात करने जाते हैं तो राजा अपने कैवलरी को, जो आर्मी है उसको बोलती है कि इन पे जो है गोलियां चलाओ, पर कैवलरी यहाँ पर ट्विस्ट ऑफ स्टोरी है ना, जो है मना कर देते हैं कि हम गोली नहीं चलाएंगे, ये हमारे लोग हैं। बाय द टाइम 2 मार्च होता है,
जार जो है एब्डिकेट कर देता है, जार को रियलाइज हो जाता है कि अब तो मेरी हार है और यहाँ एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है मिडिल क्लास की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो आर्मी है, वो सब मिलके जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं। क्लियर? चलो अगला इंपॉर्टेंट, तो 1917 इज द ओनली ईयर जो आपको इस पूरे चैप्टर में याद करना है। 1917 में February 22 से 2 मार्च इंपॉर्टेंट है, और फिर हम अप्रैल में आ जाते हैं। अप्रैल में लीडर जो हीरो है रशिया का, जो मेन हीरो है, वो वापस आता है जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन 4 अप्रैल 1917 को अपनी अप्रैल थीसिस बोल देते हैं, जिसमें वो 3 डिमांड्स रखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकला जाए, लैंड जो है पेजेंट्स को ट्रांसफर की जाए, और बैंक को नेशनलाइज किया जाए। अब हम आते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट डेट्स पे। अब देखो यार, इस पॉइंट पे ना जो बोल्शेविक पार्टी होती है, जो लेनिन की पार्टी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर होने लगती है। प्रोविजनल सरकार इस बात से डरने लगती है। अब लेनिन को लगता है कि ऐसा ना हो कि प्रोविजनल सरकार हमें इलीगल ठहरा दे और डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दे रशिया में, तो डिसाइड करते हैं कि हम एक क्रांति करेंगे जहां पर हम बोल्शेविक पार्टी को पावर में लाएंगे। राइट? तो ये क्रांति वो करते हैं 24 अक्टूबर 1917। ये इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अक्टूबर 1917 में वो क्रांति शुरू होती है। बाय द टाइम दिसंबर आता है, बोल्शेविक का राज हो जाता है इन इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे मॉस्को और पेट्रोग्राड। नवंबर में इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। बोल्शेविक पार्टी को लगता है यार हम ही जीतेंगे, बट वो मेजोरिटी नहीं बना पाते। ठीक है? जनवरी आते आते लेनिन के ऊपर के मुंह पे एक और बड़ा थप्पड़ लगता है, क्योंकि जो प्रपोजल्स वो रखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वो पास नहीं होते, क्योंकि उनके पास माइनॉरिटी होती है, उनके पास बहुमत नहीं होती, मेजोरिटी नहीं होती। ठीक है? अब लेनिन को आता है गुस्सा, वो थोड़े गुस्सैल थे। उन्होंने असेंबली को डिसमिस किया, उन्होंने 1 पार्टी स्टेट बना दिया रशिया को, और उन्होंने बोला कि अब से रशिया को रूल करेगा ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। सो दैट इज द एंड ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब शुरू होता है रशिया में सिविल वॉर का पीरियड, जो चलता है 1918 से 1920। तो इंपॉर्टेंट, अगर आप रेवोल्यूशन के डेट्स देखो तो पहले तो 1905 रेवोल्यूशन होता है, ब्लडी संडे इंसिडेंट। फिर हम 1914 to 16 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर 1917 में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी होता है ना। और फिर हम लोग आते हैं 1918 से 1920, जहां पर सिविल वॉर होती है बिटवीन प्रो-ज़ारिस्ट, जो आपके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है, और बोल्शेविक्स है, जो रेड है। हाउएवर रेड्स जीत जाते हैं, वो जदादिस्ट उनकी मदद करते हैं, बाकी जो रशिया के नेशंस हैं कुछ कुछ, वो उनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न भी होता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि रशिया की जो सोशलिज्म वाली विचारधारा है वो पूरी दुनिया में फैले। राइट? दिसंबर 1922 इंपॉर्टेंट डेट है। रशिया एक एम्पायर बन जाता है, जिसमें बाकी नॉन रशियन जो कंट्रीज है वो भी एम्पायर में आ जाते हैं। वो खुद को रूल कर सकते हैं, बट एक तरीके से एम्पायर रशिया का है, एंड दे फॉर्म द USSR। ठीक है? जनवरी 1924 में आते आते स्टालिन जो है बन जाता है द लीडर ऑफ द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। राइट? जो बोल्शेविक पार्टी उसको रीनेम किया जाता है सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। राइट? 1929 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ईयर, बस बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकडाउन ऑफ द सोवियत यूनियन कब होता है? 1991 में। ठीक है? सो दोज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में बहुत कम इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो करके ठीक से जाना है आपको। ऑलराइट? चलो अब हम चैप्टर 3 पे आते हैं, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। देखो बच्चों, अगर आज के सेशन में आप एक पेपर और पेन के साथ बैठोगे और साथ साथ लिखोगे तो आपका बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करते, अगर आप जो हो चाहते हो कि बस सुन के आपको समझ आ जाए, तो आप पता है कमेंट सेक्शन में क्या लिख के जाओगे? समझ ही नहीं आया, क्योंकि नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा, पॉज करनी पड़ेगी वीडियो बीच बीच में, सोचना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ना ये जो ब्रेन है ये ना शो पीस नहीं है, यूज करना पड़ता है। जितना यूज करोगे उतना शार्प होगा नाइफ की तरह। ऑलराइट? चलो ज्ञान दे दिया, चलते हैं चैप्टर 3 पे, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द रियल हिटलर, काफी कार्टूनिश लग रहे हैं ये, बट लेट्स स्टार्ट। 1888 हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। फ्रैंकली इतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, बस डाल दिया है यहाँ पर रेफरेंस के लिए।
इम्पॉर्टेंट है कि 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। आपको पता है सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच में चलता है। जर्मनी जो है वो सेंट्रल पावर में था, बट वो हार गया था वॉर। हारने के वजह से जो राजा होता है, जो काइजर होता है जर्मनी का, वो एब्डिकेट कर देते हैं और जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है जिसका नाम होता है वाइमर रिपब्लिक। ये सब नहीं लिखा क्या? चलो मैंने बता दिया, जिसका नाम होता है वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, अब ये जो वाइमर रिपब्लिक होती है, ये इसको मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करनी होती है ऑन द 28th ऑफ जून और इन 1919, बस 1919 याद रखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है साइन होती है। ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में सबसे भयंकर क्लॉज होता है द वॉर गिल्ट क्लॉज, जहां जर्मनी को ठहराया जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसीलिए बोला जाता है कि जर्मनी को रिपारेशन देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 1922 में यूथ लीग ऑफ नाजी जो है फाउंड होता है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। यूथ लीग को हिटलर यूथ से रीनेम किया जाता है। डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो। अच्छा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। 1923 तक आते आते काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है जर्मनी में। वो रिपारेशंस दे नहीं पाते, है ना, पैसे दे नहीं पाते। गोल्ड में मांगता है फ्रांस, तो जर्मनी कहता है भाई मेरे पास गोल्ड छोड़ो, टूथपेस्ट भी नहीं है। तो फिर इसीलिए फ्रांस जो है गुस्से में जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है रुर, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। कहानी आपको आगे की पता है कि फिर जर्मनी बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट करने लगती है, हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन हो जाती है। फिर यूएसए उनको लोन देता है जिससे जर्मनी की सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है, बट वापस से जर्मनी गिर जाता है बिकॉज ऑफ 1929 वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज या इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में 1923 में हिटलर जो है वो ट्राई करता है, वो नाजी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। वो जो है ट्राई करता है कि वो बर्लिन पे, बवेरिया पे कंट्रोल पाए, बट उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। बट इट इज वो जब जेल से निकल जाता है 1 साल बाद, इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला जो सिचुएशन होता है जहाँ लोगों के पास नौकरी नहीं होती, लोग जो है वाइमर रिपब्लिक में भरोसा खो बैठते हैं, तब हम देखते हैं द राइज ऑफ हिटलर एज अ पावरफुल स्पीकर। ठीक है, 30 जनवरी 1933 में नाजी पार्टी के पास काफी ज्यादा वोट्स हो जाते हैं सरकार में, एंड प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग उनको चांसलरशिप, जो हाईएस्ट पोजीशन होती है जर्मन सरकार में, वो ऑफर करते हैं। वो करते ही वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू कर देते हैं। सो 1933 में, आपको एग्जैक्ट डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस ईयर याद रखो कि 1933 में ही फायर डिक्री जो है अनाउंस हो जाती है, जहां पर एक तरीके से इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और सारे जो कम्युनिस्ट होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप या लेबर कैंप भेज दिया जाता है। नई पुलिस इंट्रोड्यूस की जाती है जिससे जर्मनी कंट्री पे कंट्रोल अपना हिटलर बना सके। राइट, 1933 में एक और एक्ट पास होता है, दैट इज द एनेबलिंग एक्ट, जहां पर हिटलर जो है डिक्टेटर बन जाता है और पार्लियामेंट की पावर को साइडलाइन या डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, 1933 में ही हिटलर पुल्स आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। इज लाइक लीग ऑफ नेशंस बेकार है, हमारे अगेंस्ट काम करता है, तो हटा दिया गया। 1936 में आके वो राइनलैंड जो छीन लिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, उसको रीऑक्यूपाई करते हैं। 1938 तक आते आते वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक टेरिटरी में ले आते हैं अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन नेशन। वन पीपल वन एम्पायर वन नेशन। ठीक है, 1933 और 38 के बीच में नाजीज जो है उनको टेरोराइज किया जाता है, पॉपराइज किया जाता है, गरीब किया जाता है और सेग्रीगेट कर दिया जाता है ज्यूज से, सेग्रीगेट कर दिया जाता है ज्यूज को, है ना। 1939 से 45 के बीच में, सो 1933 से 38 उनको अलग किया जाता है। 1939 से 45 उनको पोलैंड में ऑस्कविच में गैस चेंबर्स में मारना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर 1939 में हिटलर जो है पिनिकल पे है अपने पावर के, है ना, वो पोलैंड को इन्वेड करते हैं। अच्छा, पोलैंड को इन्वेड करते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, बिकॉज पोलैंड इज लाइक अ फ्रेंड ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो पोलैंड ने बोला था कि अगर जर्मनी ने मुझ पे अटैक किया तो तुम लोग क्या करोगे। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने प्रॉमिस किया था कि हम लड़ने चले जाएंगे ब्रिटेन से, जर्मनी से। तो इसीलिए जब पोलैंड पे अटैक किया जर्मनी ने, तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ठीक है, सितंबर 1940 याद रखना है, हिस्टोरिक ब्लंडर करता है जर्मनी, दैट इज वो रशिया पे या यूएसएसआर पे अटैक कर देता है। सॉरी, 1941 में हिस्टोरिक ब्लंडर करता है एंड वो सोवियत यूनियन पर अटैक कर लेता है। 1940 में ट्राईपार्टाइट
ट्राइपार्टाइट जो है पैक्ट साइन होता है बिटवीन 3 कंट्रीज, जर्मनी, इटली एंड जापान, राइट? जिप, जर्मनी, इटली एंड जापान, जिग होता है। हिटलर इज एट द पिनिकल ऑफ वॉर। 1945 तक आते आते 1939 पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है ना, जब जर्मनी इन्वेड करता है पोलैंड को, फिर ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन होता है एंड उसके बाद हिस्टोरिक ब्लंडर होता है और 1945 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है बिकॉज एंट्री ऑफ यूएसए हो जाती है। फिर अगस्त 1945 में जापान भी सरेंडर कर देता है आफ्टर यूएस ड्रॉप्स द एटॉमिक बॉम्ब एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है फ्रॉम द चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ऑफ कोर्स आपको सारी डेट्स याद नहीं करनी है, जैसे बीच की कुछ डेट्स आप भूल सकते हो, पर ईयर आपको हल्का सा याद रहना चाहिए, स्पेशली ये वाले ईयर्स कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, 1940 में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, 1941 में हिस्टोरिक ब्लंडर हुआ, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है, बाकी डेट्स आप बस ब्राउज थ्रू कर लो। ठीक है, सो those are all the 3 chapters guys. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा. If you want more such sessions, do not forget to give a thumbs up to this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, है ना, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, कैसा लगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आज का होमवर्क देख लेते हैं। सितंबर 1940 इज रिमार्क फॉर विच पर्टिकुलर इवेंट। तो सितंबर 1940 में क्या इवेंट हुआ था? ऐसा क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आता, बट क्योंकि हम एक डेट सेशन कर रहे हैं तो मैं चाहती थी आप एक क्वेश्चन करके देखो। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो अगर आप इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर पाते हो। ठीक है, तो गाइज आज के सेशन के बाद कल हमारा 9 बजे वीआईपी होने वाला है ऑन द चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और एक इंटरेस्टिंग सेशन आने वाला है टिप्स टू राइट अ परफेक्ट आंसर शीट। उसके अलावा डेमोक्रेटिक राइट्स फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी संडे को आएगा। तो काफी सारे सेशंस आने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल जिससे कुछ मिस ना हो। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, सोशल स्टडीज विद सुरभि, नहीं तो क्लास 9 का टेलीग्राम चैनल भी है, राइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी प्राइवेटली, Surabhi_nerd_alert is my Insta page. So guys, that is it. I hope I see you in the next session. Thumbs up, share, subscribe. Bye bye.